Good morning, students. So, in this lecture, we are going to talk about metallurgy, and in particular metallurgy, we will discuss the concentration methods. जैसे मैंने आपको बताया था, what do you mean by concentration? It is the process of removing unwanted or the impurities which are called as gangue and also known as matrix. ठीक है, मैट्रिक्स या गैंग कुछ भी कह सकते हैं, अनवांटेड अर्दी पार्टिकल्स को, अर्दी इम्प्योरिटीज को फ्रॉम द ओर, ठीक है, इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कह सकते हैं, ठीक है, बेनिफिकेशन प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं. तो दिस इज कंसंट्रेशन मेथड. अब कंसंट्रेशन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग इज़ ऑल्दो अ वेरी वेरी ओल्ड वन. बहुत पुराना तरीका है कंसंट्रेट करने का, जिसमें जो अर्दी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बाय हैंड सेपरेट आउट कर दिया जाता है फ्रॉम दी ओर. ओके, जैसे आज भी लोग अपने घरों में अगर चावल साफ़ कर रहे हैं, दाल साफ़ कर रहे हैं, तो हैंड पिकिंग ही करते हैं. लेकिन और क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पे होता है, तो जनरली पहले मेथड ये यूज़ किया जाता था व्हेन देयर वर नो टेक्नोलॉजी एंड नो मशीन्स, बट नाउ इट इज़ नॉट वेरी कंसिडर्ड एज वेरी यूजफुल मेथड. ऐसी इम्प्योरिटीज़ को पिक कर लेते हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल होती हैं. नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ हाइड्रोलिक वॉशिंग. ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग का एक और नाम भी है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन, एंड थर्ड नेम इज ऑल्सो देयर लेविगेशन. सो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है आपका, ये मेथड बेस्ड है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर कि जो आपकी ओर हैं, ओर पार्टिकल्स आर heavier than impurities, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो impurities हैं दे आर लाइटर इन वेट देन दी ओर पार्टिकल्स. तो ये पर्टिकुलर जो मेथड है ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं. तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है बेसिकली ये इसमें किया क्या जाता है, वुडन प्लैंक्स लेते हैं जिनको विल फ्ले टेबल कहा जाता है. द नेम इज़ विल फ्ले टेबल. ठीक है, एक वुडन प्लैंक होता है, एक बहुत बड़ी टेबल सी होती है जिसके अंदर ऐसे बीच बीच में बने हुए होते हैं छोटे छोटे से किंग्स. किंग्स का मतलब समझते हो, छोटी छोटी उठान सी है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ सा होता है हल्का हल्का कई जगह से. ठीक है, और यहाँ पर इसके एक पैरेलल जो है वो एक और जगह बना दी जाती है पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए. टॉप के ऊपर जो हमारा और पार्टिकल्स हैं उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है, इम्प्योरिटीज़ जिसके साथ प्रेजेंट हैं. और फिर वो जैसे स्लांट है ये, यानी इंक्लाइंड है, तो ये प्लैंक से जैसे जैसे ये अंडर ग्रेविटी नीचे ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पर इन जो उठान सी हैं या ये जो यहाँ पर बीच बीच में किंग्स बने हुए हैं, यहाँ पर वाटर की स्ट्रीम को डाला जाता है ऐसे. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं और इनको हॉरिजॉन्टल जो है वाटर की स्ट्रीम को डाला जाता है. इससे क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हैवी पार्टिकल्स के ऊपर तो स्ट्रीम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रीम के थ्रू जो है वो दूर चले जाएंगे. ठीक है, सो इन दिस वे जो आपके ओर के पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. इसी तरीके से जो है आपका ओर को कंसंट्रेट कर लिया जाता है, और इसलिए इस मेथड को कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रूव्स हैं या ये जो यहाँ पर उठान हैं या इनको रिफल्स भी आप कह सकते हो, तो ये बेसिकली ही हमारे एक तरह से रुकावट का काम करते हैं. और जो वाटर है, वाटर की स्ट्रीम के ऊपर से जब ये निकल कर आते हैं, सो पार्टिकल सेपरेट होते जाते हैं. ठीक है, सो एवरीवन, दिस वाज द मेथड हाइड्रोलिक वॉशिंग. तो ये जो हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसे मैंने कहा, उन पार्टिकल्स के लिए, उन ओर्स के लिए हम यूज़ करते हैं जो हैवी होते हैं, जैसे कि आपका हेमेटाइट हो गया, ठीक है, आयरन के ओर्स, या फिर आपका टिन स्टोन हो गया. टिन स्टोन याद है आपको, टिन स्टोन वाज SnO2. ठीक है, कैसेराइट भी इसको कहा जाता है, टिन स्टोन. हेमेटाइट फॉर आयरन, कौन सा था हेमेटाइट, Fe2O3, याद होने चाहिए बच्चों ये. ठीक है, इसके अलावा हमारे जो गोल्ड या सिल्वर के ओर्स हैं, कोई भी नेटिव ओर्स जो हैं इनके,
नेटिव मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, और अगर किसी में मिल भी रहे हैं तो भी इनके साथ गोल्ड के जो ओर हैं उनके साथ तो इम्प्योरिटीज़, अर्दी इम्प्योरिटीज़ ही मेनली होती हैं. सो दैट्स हाउ इट कैन बी सेपरेटेड बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड. द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है ये बहुत क्लियर आपको समझ भी आ रहा होगा, इसका नाम ही है. इसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं और उसको एक व्हील के साथ अटैच कर देते हैं. तो जैसे सपोज ये हमारा यहाँ पे हमने एक व्हील लगा दिया और इसके पास हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी इसी के साथ. ठीक है, ये दूसरा व्हील है और इसके ऊपर जो है एक बेल्ट जो है वो बेल्ट बांध दी गई है जो इसके ऊपर ऐसे घूम रही है. ओके, क्लियर है. अब यहाँ पर अटैच क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट. नाउ व्हाट विल हैपन, आपने यहाँ से किसी हॉपर के थ्रू जो आपके ओर के पार्टिकल्स हैं वो इस बेल्ट के ऊपर डाले और इस बेल्ट को आप मूव करा रहे हो. अब ये जो ओर के पार्टिकल्स हैं यहाँ आएंगे, तो सपोज आपके जो ओर के पार्टिकल्स हैं हम एक बार को मान लेते हैं कि वो मैग्नेटिक हैं. ठीक है, और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हैं नॉन मैग्नेटिक. तो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचेगा तो दूर तो इससे बेल्ट की स्पीड की वजह से यहाँ दूर आपके नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी. ठीक है, उसका एक हीप बन जाएगा और ये जो आपके ओर के पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे बेल्ट के साथ चिपकते हुए आएंगे. क्यों आएंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया हुआ है. यहाँ तक आएंगे साथ में और फिर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट खत्म होगा यहाँ पर आके आपका जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली कलेक्ट हो जाएंगे. सो इन दिस वे द ओर इज गेट सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़. तो हमने यहाँ पर माना था कि ओर मैग्नेटिक है. दोनों केसेस हो सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक हो सकता है आपका ओर हो, मैग्नेटिक हो सकता है आपकी इम्प्योरिटीज़ हो. दोनों में से एक आपका मैग्नेटिक होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक. सो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मेथड इज, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन आइदर द इम्प्योरिटीज़ और द ओर पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर and by making use of electromagnet we can separate it. अब मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल्स देती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है एक बार कि गिव एन एग्जाम्पल. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आया था. तो एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे कि क्रोमाइट ओर. ठीक है, और या फिर आपका इसके अलावा आयरन पायरोलुसाइड हो गया. ठीक है, या मैग्नेटाइट हो गया. ये सारे जो ओर हैं ये मैग्नेटिक ओर्स हैं. ठीक है, जिनके साथ इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं नॉन मैग्नेटिक. कौन सी इम्प्योरिटीज़ इनके साथ प्रेजेंट होती हैं, सिलिकस. सिलिकस मतलब SiO2 जनरली इनके साथ प्रेजेंट होता है एज एन इम्प्योरिटी. और अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नॉन मैग्नेटिक का. ठीक है, ये आपकी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है. अब दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसके अंदर और आपका है नॉन मैग्नेटिक. तो नॉन मैग्नेटिक और है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसेराइट, दैट इज SnO2. ठीक है, नॉन मैग्नेटिक और है. और इसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ हैं मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़. तो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जैसे इसके साथ प्रेजेंट होती है मोस्टली टंगस्टन की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे आयरन का टंगस्टेट. ठीक है, FeWO4 या मैग्नीज का टंगस्टेट MnWO4. तो ये जो हैं आपके ये इम्प्योरिटीज़ हैं मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो टिन के ओर के साथ प्रेजेंट होती हैं. टिन का ओर नॉन मैग्नेटिक है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ओर के जो पार्टिकल हैं वो तो दूर चले जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग इकट्ठी हो जाएंगी. इन सब के केसेस में जो आपका ओर है, ठीक है, और तो यहाँ इकट्ठा होगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर गिर जाएंगी. सो बेसिकली दिस इज द कंसंट्रेशन मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड. सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड. ये जो मेथड है इसमें क्या प्रिंसिपल यूज होता है, इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल है कि जो ऐसे पार्टिकल्स को हम और के पार्टिकल्स को इम्प्योरिटी से सेपरेट कर सकते हैं, और पार्टिकल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम impurities which
आर पुअर कंडक्टर्स। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक प्रिंसिपल हम इसमें यूज़ करेंगे। और के पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोड्स के बीच में डाला जाएगा, तो जो क्योंकि और के पार्टिकल्स हमने कौन से लेने जो गुड कंडक्टर हो, तो अब वो चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज होंगे तो किसी ना किसी इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और किसी ना किसी इलेक्ट्रोड से रिपेल होंगे। तो जिससे रिपेल होंगे वहाँ से दूर चले जाएंगे, खिसक जाएंगे, हट जाएंगे, एक साइड में हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पे कंपैरेटिवली जो आपके पुअर कंडक्टर जो हैं आपके पार्टिकल्स वो हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉड्स का या इलेक्ट्रिसिटी का, तो दे विल गेट ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये मेथड यूज होता है कंसंट्रेट करने के लिए जनरली लेड सल्फाइड या जिसको हम गैलेना बोलते हैं, और जिंक सल्फाइड। ठीक है, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, तो क्या नाम था वो, जिंक पायराइड। ठीक है, और इसको पिच ब्लेंडे भी कहा जाता है। तो ये जो हैं आपके ओर्स हैं ये जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे आर। सो इनको हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इनको ड्रॉप डाउन करते हैं मिक्सचर को, इनके मिक्सचर को, जिससे जो है लेड क्योंकि गुड कंडक्टर है चार्ज हो जाता है और वो सेपरेट हो जाता है, और जो जिंक सल्फाइड है वो पुअर कंडक्टर होने की वजह से वहीं पर ही रह जाता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन हो जाता है सीधा। तो ये जनरली दोनों हमेशा साथ में ही मिलते हैं, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड को सेपरेट करना है अगर फ्रॉम जिंक सल्फाइड, तो यहाँ जिंक सल्फाइड आपका इम्प्योरिटीज की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, और जो आपका लेड सल्फाइड है ये आपके ओर की तरह से काम कर रहा है। तो ये ओर जो है इसको अगर हमें कंसंट्रेट करना हो तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, एंड दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पहले इसका प्रिंसिपल ही आपको तैयार करना है, डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि ओर के पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज जो हैं उनकी वेटेबिलिटी में डिफरेंस होता है ना। व्हाट इज वेटेबिलिटी? वेटेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑयल या वाटर कैन कवर द टोटल सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है इसी प्रिंसिपल को यूज करके फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं। ठीक है, इस टैंक के अंदर डाला जाता है वाटर प्लस पाइन ऑयल का मिक्सचर। ये जो पाइन ऑयल है ये आपके काम करते हैं एज अ कलेक्टर। ठीक है, यानी ये और के पार्टिकल्स को घेरने का, कवर करने का, वेट करने का काम करता है। ओके, सो पाइन ऑयल वर्क एज कलेक्टर। क्लियर? नाउ इसके साथ साथ इसमें डाला जाता है एनिलीन। एनिलीन का क्या पर्पज़ है डालने का? एनिलीन इज वर्किंग एज अ स्टेबलाइजर, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब फ्रॉथ बनेगा, झाग बनेगा, तो वो झाग बनते के साथ सेटल हो जाए। थोड़ी देर वहीं पे रहना चाहिए ताकि इजीली आप जो है फ्रॉथ को सेपरेट कर सको। तो एनिलीन वर्क एज योर स्टेबलाइजर। तो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों को डालते हैं और आपके और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको भी यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो मैं और के पार्टिकल्स को ऐसे डिनोट कर रही हूँ और इम्प्योरिटीज़ को मैं डॉट्स की हेल्प से डिनोट कर रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, और फिर इसको एजिटेट करने के लिए, एजिटेट मतलब इसको मिक्स करना है, बहुत ज़ोर से हिलाना है, उसके लिए एक मैकेनिकल स्टिरर यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। अब इसको कनेक्ट करते हैं डायनेमो वगैरह से और इसके बाद ये रोटेशन करना शुरू करता है। अब जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो फिर क्या होगा, सारा का सारा जो मिक्सचर है वो मूव ऑन करेगा, और जब मिक्सचर को आप बहुत ज़ोर ज़ोर से एजिटेट करोगे, उसको हिलाओगे, तो उसमें झाग बनना यानी फ्रोथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो फ्रोथ है जैसे जैसे आएगा, बनता जाएगा, तो इसी फ्रोथ के अंदर आपके जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ओर के पार्टिकल्स को पाइन ऑयल ने, क्योंकि पाइन ऑयल क्या था, कलेक्टर था। मैंने कहा था आपको इसका क्या काम है, टू वेट ओर पार्टिकल्स। ठीक है, ओर के पार्टिकल्स को ये सब तरफ से कवर कर लेगा। अब जो ऑयल है क्योंकि वो हल्का होता है तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ फ्रोथ। फ्रोथ के साथ, झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे ओर के पार्टिकल्स। नीचे आपकी थोड़ी देर के बाद सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर रह जाएंगी।
इस तरीके से इस मेथड से जो है ओर के पार्टिकल्स से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट किया जा सकता है। सो चिल्ड्रन, ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक जब हमने ओर्स के बारे में पिछले वीडियो में देखा था तो मैंने आपको सल्फाइड ओर्स की एक पर्टिकुलर कैटेगरी बताई थी, सभी ओर्स की बताई थी, सल्फाइड ओर्स की भी बताई थी। तो सल्फाइड ओर्स के साथ ही ये मेथड पॉसिबल है। बाकी मेथड्स आप कहीं पे कोई भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी, लेकिन ये मेथड हर तरह के सल्फाइड ओर के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना बेसिकली उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और आपका जो पाइन ऑयल है वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है इसलिए इससे दूर जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑयल इसको घेर लेगा। इसी वजह से सल्फाइड ओर्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। नाउ इसी मेथड के अंदर, ठीक है, अगर हम ऊपर वाला केस देखें यानी जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड वाली बात करें, इनके मिक्सचर को इस ओर को भी आपको इनको सेपरेट करना है तो भी हम फ्रॉथ फ्लोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, इसमें इसी प्रोसेस के साथ साथ पर्टिकुलर जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड के लिए मैं बता रही हूँ आपको एक चीज़ और मिलानी पड़ती है, एंड दैट इज़ सोडियम साइनाइड। दिस इज़ वर्किंग एज डिप्रेसेंट। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, 12th के लिए बता रही हूँ और 10th में भी जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस आपको उसमें से तैयार करना है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस सपोज फ्रॉथ फ्लोटेशन में यूज़ नहीं होता, तो यू कैन ईजिली मेक ऑफ। सो 12th वाले भी ध्यान से सुने। सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेसेंट एंड व्हाट इज इट्स रोल, या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम साइनाइड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो डिप्रेसेंट है इसका क्या काम है? देखिए, दो ओर्स हैं हमारे पास, दोनों ओर ऊपर आने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है, लेकिन डिप्रेसेंट यानी NaCN का काम है इन दोनों में से एक को फ्रोथ में के साथ ऊपर आने से रोकना, उसको नीचे ही रखना। और ये कौन काम करता है? ये सोडियम साइनाइड काम करता है जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके। सोडियम साइनाइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फाइड टू फॉर्म वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ और, सोडियम साइनाइड कहीं पर भी यूज़ होगा पूरी मेटलर्जी में, उसका एक ही काम है वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है, याद रखना हमेशा। तो NaCN रिएक्ट विद जिंक सल्फाइड टू फॉर्म वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और उसकी रिएक्शन भी लिख देते हैं। इट विल फॉर्म NaCN प्लस जिंक सल्फाइड विल गिव Na2ZnCN4। ये आपका इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है, वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, तीन चीज़ें हमने डाली, हमने तीन तरह के ओर डाले। ठीक है, एक और था हमारा कौन सा? द फर्स्ट वन इज से लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड के साथ साथ अब मैंने ये कुछ और डॉट्स भी डाल दिए हैं। ये जो हैं ये डार्क वाली डॉट्स आप मान लो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, और साथ में हमारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। आपने सब डाल दिया और प्रोसेस करना शुरू किया, तो जो आपका मेन ओर था कौन सा था? लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड तो आ गया ऊपर टॉप के ऊपर, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। ठीक है, और ये जो आपका डार्क ब्लू वाला जिंक सल्फाइड था, ये जिंक सल्फाइड NaCN के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो पानी के अंदर ही अल्टीमेटली घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दो सल्फाइड ओर्स को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। तो डिप्रेसेंट का रोल लिख रही हूँ मैं, रोल ऑफ डिप्रेसेंट। व्हाट इज इट्स रोल? To separate two sulfide ores from each other by making water soluble complex with one of them। एक के साथ वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना करके जो है दोनों सल्फाइड ओर को एक दूसरे से सेपरेट करना ही कहलाता है, ही एक्चुअली रोल है रोल ऑफ डिप्रेसेंट का, यानी रोल ऑफ NaCN का। ठीक है, इसके साथ आप अगर ये रिएक्शन लिख देते हैं तो इट वुड बी लाइक
पॉजिटिव पार्ट कि आपको ये इस चीज़ के साथ आपको मेजर इक्वेशन यानी कॉम्प्लेक्स का आपको पता है, कॉम्प्लेक्स का पता होना चाहिए।